अच्छा बच्चों, अब देखिए डिफ्यूजन का हमारे पास जो टॉपिक है। देखिए आपके इस तरह के छोटे छोटे कुछ बातें थी जो मैं चाह रहा था, चलें जरा डे और टू बिफोर एग्जाम्स। नहीं, मैंने इसमें भी एक छोटा सा टॉपिक है, डिफ्यूजन वो कराना है, फिर फ्यूल सेल और फिर फ्लेम टेस्ट। हालांकि फ्लेम टेस्ट एटीपी का मटेरियल है, लेकिन माइंड में रखें थ्योरी में भी एक आध मार्क का वो पूछ सकता है। अब जरा देखिए बच्चों, इसमें डिफ्यूजन किस चीज को कहते हैं। देखिए डिफ्यूजन बेसिकली क्या चीज होती है। डिफ्यूजन इट इज द मूवमेंट, याद रखें, इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इट इज द मूवमेंट ऑफ particles from a region of high concentration, from a region of high concentration to a region of low concentration। तो यही इसकी डेफिनेशन भी है कि इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई concentration टू द रीजन ऑफ लो concentration। ठीक है जी, तो यही इसका डेफिनेशन आता है कि इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई concentration टू द रीजन ऑफ लो concentration। देखिए अब होता यह है कि मिसाल के तौर पे जब आप एक परफ्यूम स्प्रे करते हो या कोई भी गैस, ऐसे आप मिसाल के तौर पे एक कंटेनर में इस तरह से आपने होल्ड की हुई है, तो अब होता यह है कि देखिए, तो अब देखिए, तो देखिए होता यह है कि जब आप मिसाल के तौर पे तो आपने मिसाल के तौर पे जब ये देखिए एक गैस को ऐसे स्प्रे किया है, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन इज कि ये जिधर से मिसाल के तौर पे आप स्प्रे कर रहे हो, दिस इज अ रीजन ऑफ दिस इज अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यहाँ उस गैस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो जब ये गैस पार्टिकल्स मूव करके इस तरह कमरे में स्प्रेड करेंगे, तो ये जाएंगे टुवर्ड्स अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी जहां उनकी तादाद लो थी ये जाएंगे पहले उस तरफ। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से दे विल मूव टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। इस प्रोसेस को, इस मूवमेंट को ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम डिफ्यूजन का खिताब देते हैं। ठीक, अब एक चीज याद रखिए कि डिफ्यूजन का मेनली बहुत से छोटे छोटे फैक्टर्स के साथ ताल्लुक है, लेकिन अगर हम बात करें स्पीड या रेट ऑफ डिफ्यूजन की, स्पीड या रेट ऑफ डिफ्यूजन की, तो आप बता सकते हो कि ये इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के साथ क्या रिलेशनशिप होगा। याद रखिए, ये स्पीड ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एमआर। स्पीड ऑफ डिफ्यूजन जो है, स्पीड या रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एमआर। अब गौर करें कि देखिए, जितना किसी गैस का एमआर छोटा होगा, स्मॉलर होगा, उतना उस गैस की जो मूवमेंट की स्पीड है, डिफ्यूज करने की स्पीड है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, वो उतनी तेज होगी। और जितना किसी गैस का एमआर ज्यादा होता जाए, उतना उसकी स्पीड ऑफ डिफ्यूजन जो है वो कम हो जाती है। वो मिसाल याद है ना कि जितना मास ऑफ द बॉडी बढ़ता जाता है, उतना उसकी रनिंग स्पीड
स्लो होती जाती है। तो ये आपने एक रिलेशनशिप याद रखना है। अब देखिए मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि देखिए फर्ज कीजिए कि यहाँ पे देयर इज अ गैस, एक फॉर एग्जांपल हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात कर लेते हैं और दूसरी हम अमोनिया गैस की बात कर लेते हैं। इन दोनों में कौन सी गैस ज्यादा स्पीडली डिफ्यूज करेगी, बता सकते हो आप? तो देखिए इसके लिए इन दोनों गैसेस का हमें एमआर निकालना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसका एमआर कैसे निकालते हैं आपको पता है, कार्बन का AR12 है, ऑक्सीजन का AR16 है। तो व्हाट यू डू इज कि आप यहां से ये देखिए जरा एमआर कैसे निकालोगे। कार्बन का 12 × 1 एटम प्लस ऑक्सीजन का 16 × 2 एटम्स, तो ये आ जाएगा 12 + 32। तो एमआर देखिए मोल्स के चैप्टर में हमने निकालना सीखा हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का MR 44 ER, और इसी तरह अमोनिया का अब अगर आपने एमआर निकालना है तो सी वी आर ट्राइंग टू कंपेयर द स्पीड्स with which these gases will diffuse। तो अब इस नाइट्रोजन का देखिए तो ये 14 × 1, क्योंकि देखो ये AR इंटू द नंबर ऑफ एटम्स करना होता है, हर एलिमेंट का AR इंटू द नंबर ऑफ इट्स एटम्स। तो ये 14 × 1 आ जाएगा, 14 प्लस इसी तरह अब हाइड्रोजन का 1 × 3, तो ये 1 × 3 ऐसे आ जाएगा। तो दिस वुड बी 14 + 3 यानी 17। इसका मतलब है कि इसका एमआर आ गया 17। तो अब जरा वैसे बताइए कि अगर हम एक कंटेनर में से कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रे करें और अमोनिया स्प्रे करें तो कौन सी गैस स्पीडली डिफ्यूज करेगी? बिल्कुल सही। याद रखिए कि अमोनिया का एमआर जो है इट इज लेसर ना, क्योंकि इसका एमआर लेसर है तो इसकी स्पीड ऑफ डिफ्यूजन, तो हम यू लिख लेंगे कि अमोनिया गैस विल डिफ्यूज फास्टर, ammonia gas will diffuse at a faster rate, yeah, at a faster speed than carbon dioxide, because ammonia has a lesser MR यानी relative molecular mass। ठीक है, या इन अदर वर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्लोअर डिफ्यूज करेगा कंपेयर टू अमोनिया बिकॉज उसका एमआर ज्यादा है। तो ये आपको एक कंपैरिजन मालूम होना चाहिए कि स्पीड ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एमआर। ये क्लियर हो गया सबको? अच्छा, अब आ जाइए जरा एक नेक्स्ट बात की तरफ। अब मुझे ये बताएं, जब यहां तक आपने इसको ऐसे देख लिया तो जरा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ ये देख कि देखिए एक छोटा सा वैसे नोट आप और भी जहन में रखें कि वैसे व्हाट डू यू थिंक, जितना सराउंडिंग में का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस और स्पीड अप होती जाएगी या स्लो डाउन? तो एमआर के साथ तो इसका रिलेशनशिप हमने देख लिया, बट देखिए एक बात जहन में रखें कि स्पीड ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ डिफ्यूजन सराउंडिंग टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी इस बात का मतलब यह है कि एज द सराउंडिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज द सराउंडिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस, क्या होगा? जो
काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल्स है, बल्कि इसको यूं लिख लेते हैं कि एज द टेम्परेचर कीप्स इंक्रीजिंग, देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, द गैस पार्टिकल्स विल एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, द गैस पार्टिकल्स विल एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, और उससे क्या होगा, विल एब्जॉर्ब हीट एनर्जी एंड देयर काइनेटिक एनर्जी। अब आपने इस लफ्ज को यूज करना है हमेशा, एंड देयर काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। तो जब सराउंडिंग में जाहिर है टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो गैस पार्टिकल सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते जाएंगे। तो जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा उससे, एंड द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, ड्यू टू विच देयर स्पीड ऑफ डिफ्यूजन, देयर स्पीड या रेट ऑफ डिफ्यूजन विल इंक्रीज। तो ये उस FAQ का जवाब भी हो सकता है कि अगर वो पूछे, ये लंबा कॉन्सेप्ट नहीं, बस ये आखिरी बात डिफ्यूजन के लिए एक लास्ट बात है, बाकी वैसे मैं जरा आपसे बात डिस्कस कर रहा था। तो आप ये देखिए कि स्पीड ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सराउंडिंग टेम्परेचर है, कि एज द सराउंडिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस द गैस पार्टिकल्स विल एब्जॉर्ब हीट एनर्जी एंड देयर काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, जिसकी वजह से उनकी स्पीड ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ेगी। ठीक हो गए, क्या है। अब ये एक उस तरह का, इसी तरह अगर इसका वाइस वर्सा बात पूछे तो वो भी आपको आनी चाहिए कि यार इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे सराउंडिंग टेम्परेचर कम होता जाए, गैस पार्टिकल्स विल रिलीज या लूज हीट एनर्जी, जिसकी वजह से देयर काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज एंड देयर मूवमेंट विल स्लो डाउन, तो वो उसकी स्पीड ऑफ डिफ्यूजन स्लो हो जाएगी। तो ये एक दूसरा नोटेबल पॉइंट था। ठीक है, अच्छा, अब जरा एक वैसे छोटी सी एक बात, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस टाइप मैं आपसे इसमें वैसे पूछ लेता हूँ, जैसे एक ऊपर पूछ भी लिया हुआ है। मिसाल के तौर पे आपको वो कहता है कि इस तरह से ना ये मिसाल 3 बलून्स हैं ABC, ठीक है। इस बलून में देर इज हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इस बलून में देर इज नाइट्रोजन गैस, एंड इस बलून में देर इज, फर्ज कर लेते हैं देर इज अमोनिया गैस, ठीक है। अब वो कहता है कि जी हम इन तीनों बलून्स को, गैस स्टार्ट्स टू लीक, गैस स्टार्ट्स टू लीक फ्रॉम दीज बलून्स। तो सवाल ये है, अगर गैस इन बलून से लीकेज होना शुरू हो जाए तो आप जरा बताइए विच बलून विल डिफ्लेट। डिफ्लेट का क्या मतलब है, इनफ्लेट कहते हैं फूलना, डिफ्लेट वापस सुकड़ना। तो विच बलून विल डिफ्लेट द फास्टेस्ट। तो इन तीनों बलून्स में से बता सकते हो कौन सा बलून सबसे फास्टेस्ट डिफ्लेट करेगा, क्या ख्याल। देखिए उसके लिए आपको अगेन हमें इन गैसेस की पहचान बताई हुई है ना, कि इस बलून में देर इज हाइड्रोजन गैस, इस बलून में देर इज नाइट्रोजन गैस, इस बलून में देर इज अमोनिया गैस। अभी सारी पढ़ी हुई बातें हैं, कोई नया काम नहीं है वैसे, इसलिए एक छोटे छोटे हाइलाइट्स देने थे ये। तो गैस स्टार्ट्स टू कहता है लीक फ्रॉम दीज बलून्स। तो अब वो कहता है कि जी हमें जरा बताइए कि कौन कौन सा
कौन सा गैस बलून जो है वो सबसे फास्टेस्ट डिफ्लेट करेगा। तो आप सबसे पहले इन गैसेस का क्या ढूंढ लें, इन गैसेस का एमआर तलाश कर लें। अब मैं सबसे पहले एमआर ऑफ हाइड्रोजन गैस ये फाइंड कर लेता हूँ। एमआर ढूंढने का टेक्निक याद है कि हर एलिमेंट का ए आर को नंबर ऑफ एटम्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो हाइड्रोजन गैस का तो 1 into 2 यानी ये सपोज 2 ग्राम्स आ गया एमआर। फिर एमआर ऑफ दूसरा गैस हमारे पास यहाँ पे इसने दिया हुआ है नाइट्रोजन। तो हम यहाँ से यूं निकाल लेते हैं, फर्ज करो कि एमआर ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन का ए आर 14 है और 2 एटम्स हैं, तो ये 14 into 2, इसका एमआर आ जाएगा आपके पास 28 ग्राम्स। और फिर आपके पास ये थर्ड जो केस है, एमआर ऑफ ये जो अमोनिया गैस, देखिए आपको हर एक का एमआर निकालना अब आता है मोल्स के थ्रू। ये 14 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो 14 into 1, ये तो कर लेते हो ना एमआर वाला काम। 1 into 3, तो 14 + 3 कितना बन गया, ये 17 ऐसे बन गया। अब क्वेश्चन ये है कि देखो, हाइड्रोजन गैस का एमआर वाज 2, नाइट्रोजन का वाज 28 एंड अमोनिया का इज 17। तो ये तीनों गैसेस में से अगर तीनों बलून्स को कहता है कि हम अब इसमें से गैस लीक होना शुरू हो गई, तो तीनों में से अगर गैस लीक होना स्टार्ट हो गई तो सबसे पहले कौन डिफ्लेट करेगा, सबसे जल्दी कौन से बलून में से गैस निकल जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। तो जवाब इसका, अब जिसका एमआर सबसे लोएस्ट है, खुद सोचो जिसका एमआर सबसे कम है, वो गैस सबसे तेजी से डिफ्यूज आउट फ्रॉम द बलून नहीं करेगी। तो वो इसमें हाइड्रोजन गैस है, तो हम बोलेंगे जी हाइड्रोजन गैस का बलून, सिंस इसका एमआर सबसे स्मॉलेस्ट है, तो हम बोलेंगे कि जी द बलून ए विल डिफ्लेट द फास्टेस्ट अमंग इन तीनों में, बिकॉज एमआर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज द लीस्ट। इन तीनों में सबसे लीस्ट एमआर इस हाइड्रोजन गैस का हो। ठीक है, तो ये आपने एक बात इस तरह से जहन में रखनी जी। बस ये टॉपिक मैं कंप्लीट करता हूँ, बाकी केमिस्ट्री में सब कुछ ही किया हुआ है, पेपर्स भी मई जून वाले हुए हैं, तो वैसे रिवीजन पर्पस के लिए आप देख सकते हैं। तो अब देखिए, ये एक डिफ्यूजन का जी बस इतना सा आपको डेफिनेशन मेनली याद रहनी चाहिए कि डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। तो इसमें जब आप कोई भी गैस को स्प्रे करते हो, मिसाल, तो जहां स्प्रे हो रहा है दैट इज अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो वहां से जब लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ गैस मूव करती है तो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन का खिताब देते हैं, इस मूवमेंट को। तो डेफिनेशन इसकी बिल्कुल मैक्सिमम वर्जन की है। अब एक फैक्ट ये था कि स्पीड या रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एमआर। जितना गैस का खुद सोचो एमआर बढ़ता जाएगा, उसकी जो डिफ्यूजिंग स्पीड है वो कम होती जाएगी, और जितना एमआर लाइटर होता जाएगा गैस उतना तेजी से डिफ्यूज करेगी। तो ये अक्सर दो गैसेस के बीच कंपैरिजन आपको एमआर के थ्रू पता लग जाएगा। दूसरा फैक्ट था कि स्पीड ऑफ डिफ्यूजन जो है गैस का, वो सराउंडिंग टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना सराउंडिंग टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतना उस गैस का डिफ्यूजन रेट तेज होगा। तो एज द सराउंडिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस, the gas particles will absorb heat energy and their kinetic energy will increase, due to which the speed of their diffusion will also increase. ये मैं वैसे कुछ आपको एक सवाल की प्रैक्टिस दे रहा था, तो इस तरह के टाइप के क्वेश्चन इसमें ये आएंगे।
ठीक है। अच्छा, अब एक छोटा सा टॉपिक आपको और दिया जाता है यहाँ पे, विच इज, जरा आप सुनो। नाउ मूविंग ऑन टू एक और टॉपिक है आपका, फ्यूल सेल। देखिए, अब ये इसके रिलेटेड सारी बातें हमने की हुई हैं। दिस वाज अ स्मॉल टॉपिक फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है जी, एक छोटा सा टॉपिक था फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस का चैप्टर। तो जस्ट टू कीप इट इन माइंड, आप इसमें देख लीजिए फ्यूल सेल क्या चीज है। देखिए, फ्यूल सेल को सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे कि इट इज, फ्यूल सेल क्या करता है? फ्यूल सेल कन्वर्ट्स, यानी ये जो आम सेल होता है। देखिए, मुझे एक बात बताएं, कि जो बैटरी या जो सेल होता है, मिसाल जो आप रिमोट में डालते हो सेल, या कोई भी इस तरह का जो गाड़ियों की बैटरी है, या उसको हम एक मिसाल से फ्यूल सेल कह लेते हैं। अब तो है ड्राई बैटरीज का कॉन्सेप्ट भी है, बट हम वैसे एक बात कर रहे हैं कि फ्यूल सेल क्या करता है। फ्यूल सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी। ये बात अब उसके बारे में अक्सर थ्योरी में भी वो पूछ सकता है 1 मार्क का, कि फ्यूल सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फ्यूल सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है जी, फ्यूल सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इसका फंक्शन है कि फ्यूल सेल क्या करता है, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। अब देखिए, फ्यूल सेल के बारे में इसका एक डायग्राम है छोटा सा, कि देखिए मिसाल आपने यहां से ये एक, सपोज इस तरह का एक कंटेनर हमने अज्यूम कर लिया, और इसके अंदर यहाँ पे फ्यूल सेल में, याद रखिए, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे हम अक्सर, याद है ना, हमने पढ़ा था कि सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरीज। तो आप इधर कोई एसिड, फ्यूल सेल में नॉर्मली कोई एसिड डालते हो, तो मोस्टली सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर लेते। फिर आपने इसमें ना दो इलेक्ट्रोड्स हमने इसके अंदर डिप किए हुए हैं। इसमें हमने ऐसे दो इलेक्ट्रोड्स डिप कर दिए। अब ये तो अगर एसिड हमने इसमें अगर डाला है, तो ये दोनों आपके पास इलेक्ट्रोड्स आ गए। और देखिए, इन इलेक्ट्रोड्स के साथ यहाँ पे, ये मैंने इसके साथ बैटरी नहीं लगानी, यहाँ पे एक लैंप कनेक्टेड है। देखो, ये समझो कि ये बेसिकली, देखिए जैसे ये पूरा सेटअप, दिस इज कॉल्ड द फ्यूल सेल। ठीक है, इसको हम फ्यूल सेल का खिताब देंगे। फ्यूल सेल क्या कर रहा है, देखो ना, ये इधर इस पूरे सेटअप के अंदर एक केमिकल प्रोसेस हो रहा है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही। वो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है, वो इस लैंप को ऑपरेट करेगी। तो मैं यूं करता हूं कि देखिए, वैसे आपको जरा समझाने के लिए बात ऐसे कर रहा हूं मैं। ये देखिए जरा, ये जो मैं पूरा एक सेटअप सा ऐसे बना रहा हूं, मिसाल के तौर पे ये वाला, दिस होल सेटअप इज द फ्यूल सेल। ठीक है, तो इसको हम यूं करते हैं अब, तो ये पूरा सेटअप इज द फ्यूल सेल।
व्हाट वुड इट डू? चलो यहां मैं नीचे लिख लेता हूं इसको। ये पूरा सेटअप फ्यूल सेल। अब होगा क्या कि इस फ्यूल सेल के अंदर एक केमिकल प्रोसेस हो रहा है जिससे केमिकल एनर्जी इसमें इन्वॉल्व हो रही है, और एज अ रिजल्ट ये प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इस फ्यूल सेल से प्रोड्यूस होगी वो ऑपरेट करेगी इस लैंप को। तो देखें, सेल का काम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है। तो हम यूं लिखेंगे अब कि the electrical energy produced by the fuel cell electrical energy produced by the fuel cell will operate the lamp. So electrical energy produced by the fuel cell will operate the lamp. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो फ्यूल सेल से प्रोड्यूस हुई वो इस लैंप को ऑपरेट करेगी। ठीक है। अच्छा, अब ये चीज जब आपने इसको यूं लिख लिया तो बस अब एक और बात पे आइए कि फ्यूल सेल के बारे में ना जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है। अब मैं एक मिनट इसको दोबारा से वैसे रीड्रॉ करता हूं। फॉर एग्जांपल ये वही फ्यूल सेल है, ठीक है। अब इसमें हमने एसिड रखा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट, और ये दो इसमें इलेक्ट्रोड्स आ गए, एंड दे आर गोइंग टू ऑपरेट दिस लैम्प। ठीक है। अब जरा एक मिनट इस बात को समझिएगा जो मैं अब अगली बात करने वाला। भैया फ्यूल सेल इसको कहते हैं। देखिए ये जो पूरा सेटअप सही है, इस पोर्शन को फ्यूल सेल कहते हैं ना। अब इस फ्यूल सेल के अंदर अंदर कोई केमिकल प्रोसेस होगा, देखते हैं कैसे, और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी जिससे ये लैंप, ये आपको ये वाला पूरा फ्यूल सेल इस लैंप को ऑपरेट करके दिखाएगा। और ये एक टॉपिक है वैसे ही, इलेक्ट्रोलिसिस का छोटा सा हिस्सा था, तो ये मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अब आपको ये तो पता है ना कि इसमें इन दोनों रॉड्स को हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं ना। फ्यूल सेल में याद रखिए कि दोनों इलेक्ट्रोड्स में से एक इलेक्ट्रोड मोर रिएक्टिव हुआ करेगा, एक मोर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड हुआ करेगा, और एक लेस रिएक्टिव इलेक्ट्रोड हुआ करेगा। तो वन वुड बी अ मोर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड एंड द अदर वुड बी अ लेस रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। तो एक मोर रिएक्टिव है, एक लेस रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है। तो आपने, अब आपको ये तो पता ना कि इसमें एक ये डिफरेंट रॉड मेटल का बना होगा और ये डिफरेंट मेटल का रॉड होगा। एक मोर रिएक्टिव होगा, एक लेस रिएक्टिव हुआ करेगा। तो आपने इधर ना एक नोटेबल बात याद रखनी है। नोट क्या याद रखना है कि द इलेक्ट्रॉन्स फ्यूल सेल में ना, इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम द मोर reactive electrode to the less reactive electrode। तो ये मोर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड से लेस रिएक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रैवल करेगा। अब जरा देखिए कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो करेंगे फ्रॉम मोर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड टू द लेस रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। तो मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव
इलेक्ट्रोड की तरफ। ये नोट इस पूरे फ्यूल सेल के बारे में याद रखें। तो इन रॉड्स की रिएक्टिविटी डिफरेंट होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्लो करेंगे और लैंप को ऑपरेट करेंगे। एक और बात भी जहन में रखना कि अगर if both electrodes are made up of the same metal, अगर दोनों इलेक्ट्रोड्स सेम मेटल के बने में हो तो फिर क्या होगा? their reactivity will be same ना, their reactivity will be same। और अगर रिएक्टिविटी सेम होगी तो याद रखिए the electrons will not flow, and the lamp will remain switched off, तो ये एक दूसरा नोट इस बारे में याद रखिए कि अगर दोनों फ्यूल सेल के जो इलेक्ट्रोड्स हैं या रॉड्स अगर वो सेम मेटल के बने हुए, तो फिर क्योंकि फिर लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव का तो चक्कर ही नहीं है ना, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे और लैंप स्विच्ड ऑफ ही रहेगा। क्यों जी? अब जरा ये देखो, एक तीसरा नोट भी इस बारे में जहन में रखिए। तो ये तो हो गया अगर दोनों रॉड्स या इलेक्ट्रोड्स सेम मेटल के बने हुए। बट अब देखिए कि ग्रेटर द डिफरेंस, अब याद रखें जितना उनकी रिएक्टिविटी में डिफरेंस ज्यादा होगा, greater the difference in the reactivity of the electrodes, greater the difference in the reactivity of the electrodes, greater will be the flow of electrons, and brighter will be the lamp। अब ये बात अब बिल्कुल ऑपोजिट वाइस वर्सा होगा, मतलब कि जितना रिएक्टिविटी का डिफरेंस इलेक्ट्रोड्स में कम होगा उतना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होगा और लैंप की ब्राइटनेस कम होगी, डिम होगा लैंप। अब ये तीन फैक्ट्स ना आपने फ्यूल सेल के बारे में, ये पूरा फ्यूल सेल का ये तीन नोटेबल बातें आपने जहन में रखनी, ठीक है? तो अब मैं इनको जरा अप्लाई करता हूं, ये तीनों नोट जो मैंने लिखवाए। कि देखिए पहला नोट है कि द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द लेस रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। और दूसरा है इफ बोथ इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ द सेम मेटल their reactivity will be same, so the electrons will not flow and the lamp will remain switched off। and जितना डिफरेंस ऑफ रिएक्टिविटी उनमें ज्यादा होगा उतना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और उतना लैंप ब्राइटर होगा। ठीक हो गया जी? तो अब आइए जरा नेक्स्ट बात की तरफ। तो यहां तक तो ये जवाब ऐसे हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, जरा ये देखिए। अब सवाल ये था कि देखिए इसमें अब हमें अगर वो कहता है कि मैं आपको मिसाल एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूं ऐसे करके, सपोज ये दो इलेक्ट्रोड्स ऐसे हैं, तो ये इसका इलेक्ट्रोलाइट है फ्यूल सेल में। ये सपोज
जिंक का बना हुआ है रॉड, और ये सपोज कॉपर का, ठीक है। तो ये जो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, ये वो लैंप है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि सबसे पहले तो वो क्वेश्चन में बोलेगा कि द डायरेक्शन ऑफ mark the direction of the flow of electrons. तो mark the direction of the flow of electrons in the fuel cell. तो इस फ्यूल सेल में डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कैसे मार्क करेंगे? जरा ये देखिए, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने मार्क करना है, तो क्या किया जाए? अब देखिए, इसमें आपने क्या पढ़ा था अभी के, जब आप फ्यूल सेल की बात करते हो तो पहला फैक्ट हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम मोर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड टू द लेस रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। हमने ये एक फैक्ट इसमें पढ़ा कि जी मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्यूल सेल में फ्लो करते हैं। तो जरा ये देखिए, अब इधर से मुझे ये बताएं कि देखें, हमें रिएक्टिविटी सीरीज पता है कि किंग नेपच्यून लाइकली कैन मेक all careless, zealous fishermen to sell place, haddock and cod for mainly silver and gold. तो इट मीन्स कि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है, कॉपर जो है रिएक्टिविटी में पता है ना वो लेस रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या पढ़ा था कि नीचे आते हुए रिएक्टिविटी कम होती जाती है, तो दैट मेक्स जिंक मोर रिएक्टिव। तो अब अगर जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है और कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, तो इस हिसाब से जरा बताइए। जी जी, बस के बाद वो छोटा सा फ्लेम टेस्ट के कलर्स याद रखने हैं, बस उसमें कोई इतना वो काम नहीं, याद करने वाली 3-4 कलर्स। तो अब याद रखिए, जिंक मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो हमेशा आपने ये देखना है कि इस मोर रिएक्टिव से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो देखिए, यहां से यूं जा रहे हैं, इधर से यूं जाएंगे, इधर से यूं, यहां से यूं लैंप को ऑपरेट करते हुए। तो मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव, इस तरह आपने एरो लगा। तो उसने कहा था ना, मार्क द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्यूल सेल। तो हमें वो नोट याद होगा कि फ्यूल सेल में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव की तरफ जाते हैं। तो मोर रिएक्टिव इस वक्त जिंक है कंपेयर टू कॉपर। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बाहर, इधर से ऐसे जाएंगे, इधर से ऐसे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे इधर, लैंप को वो स्विच ऑन करवाएंगे और फिर यहां से वापस इस लेस रिएक्टिव रॉड की तरफ। तो मोर रिएक्टिव रॉड से इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द लेस रिएक्टिव रॉड ऐसे निकलेंगे। समझ आई बात? तो इस केस में वैसे ये लैंप स्विच ऑन होगा। व्हाई? बिकॉज इधर रिएक्टिविटी का एक डिफरेंस दोनों इलेक्ट्रोड्स में है। ठीक है जी। अब जरा मुझे ये बताइए कि अगर एक और केस इस तरह वो दे, मिसाल के तौर पे ये दोनों रॉड्स फ्यूल सेल के ये रॉड्स हैं। अब फ्यूल सेल देखो इतने, इसको फ्यूल सेल कहते हैं। अब जाहिर है ये कनेक्टिंग वायर्स के साथ यहाँ पे लैंप के साथ यूं कनेक्टेड है मिसाल। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जाहिर है एक प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होना चाहिए। जरा गौर करो, अगर वो ये बोले कि दिस रॉड इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मैग्नीशियम एंड दिस रॉड इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मैग्नीशियम, तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये फ्यूल सेल में दिस लैम्प विल इट स्विच ऑन या ये स्विच ऑफ ही रहेगा? तो इधर अब आएगा आपको वो दूसरा फैक्ट कि इफ बोथ इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ द सेम मेटल, तो उनकी रिएक्टिविटी जाहिर सेम होगी, तो फिर कोई इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा और लैंप स्विच ऑफ ही रहेगा। ठीक है। तो इफ बोथ
the electrodes are made up of the same material. तो इस केस में देखें ना, ये भी मैग्नीशियम का है और ये भी मैग्नीशियम का ही बना हो। तो जब दोनों सेम मेटल के हैं, सी दिस इज मैग्नीशियम, दिस इज मैग्नीशियम, तो चूंकि दोनों सेम है तो इस केस में द लैम्प विल नॉट लाइट अप, इट विल रिमेन स्विच्ड ऑफ। ठीक है, लैम्प स्विच्ड ऑफ ही रहेगा। तो वजह वही है कि देखिए जब इनमें रिएक्टिविटी का फर्क ही नहीं, तो किधर से मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे। तो ये याद रखना कि जब ऐसे दोनों रॉड्स एक ही मेटल के बने हुए हों तो फिर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे, लैम्प स्विच्ड ऑफ ही रहेगा। अब जरा तीसरी पिक्चर पे आइए कि आपसे अगर वो एक कंपैरेटिव इधर से केस पूछे इस तरह का, मिसाल के तौर पे देखिए ये दो फ्यूल सेल्स है। अब मैं आपको दो फ्यूल सेल्स बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, जरा देखिएगा वो तीसरा फैक्ट का हमने जो एक पॉइंट पढ़ा वो कैसे इसमें ये हमारे पास एक लैंप है, दिस इज ऑल्सो अ लैंप। अब मुझे एक बात ये बताइए कि देखिए ये अगर दोनों साइडों पे लैंप हो तो मेरा आपसे सवाल ये है कि इफ दिस इज, इसमें भी सपोज एक इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे आपको पता है वो कोई कंडक्टिंग चीज ही होनी चाहिए। अब इधर भी एक इलेक्ट्रोलाइट है और यहाँ भी इलेक्ट्रोलाइट है, नॉर्मली एसिड सी की बात हम कर लेते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इधर अगर यूं दिया हुआ हो, फर्ज करो दिस इज मैग्नीशियम का रॉड एंड दिस इज जिंक का रॉड, और यहाँ पे लेट सपोज ये बल्कि एक सेकंड, ये जिंक नहीं बल्कि इसको मैग्नीशियम एंड कॉपर की बात कर लेते हैं, और यहाँ ये जिंक और कॉपर का रॉड। तो सवाल ये था, सुने, क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा लैंप ज्यादा ब्राइटर आपको नजर आएगा। इस पूरे सेटअप में जरा बताइए कि कौन सा लैंप विल लाइट अप ब्राइटली। जरा ये देखें, देखो इस वक्त ये आपके पास एक रॉड है मैग्नीशियम और ये रॉड है कॉपर का, और ये जिंक एंड कॉपर का। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम और कॉपर है, ये जिंक एंड कॉपर। ठीक है, तो अब मुझे एक बात ये बताओ कि अगर आपके पास ये मैग्नीशियम और कॉपर और एक तरफ जिंक एंड कॉपर है, तो व्हाट डू यू थिंक कौन सा लैंप इनमें ब्राइटर जलेगा। देखिए लैंप इसमें ब्राइटर कौन सा जलना चाहिए, बहुत ही सिंपल बात है। अब इसके लिए आपने इस तीसरे फैक्ट को जहन में रखना है कि जितना रिएक्टिविटी का फर्क ज्यादा होगा उतना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा और लैंप ज्यादा ब्राइटली जलेगा। याद है, तो ये थर्ड फैक्ट, ये वाला आपको इस बात में हेल्प देगा। जी मैं करा दूंगा अभी, बट याद कर लें, दो तीन कलर्स ही हैं तो ये याद होने चाहिए। खैर, अब जरा इस सवाल पे आइए कि देखो लैंप वन ब्राइटर होगा या टू, इसको अब समझ लेते हैं कि रिएक्टिविटी में फर्क कहाँ ज्यादा है। देखिए इतना तो हमें पता है कि यहाँ पे मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, ठीक है, एंड कॉपर इज लेस रिएक्टिव। ये ध्यान से देखना कि मोर रिएक्टिव से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे टुवर्ड्स लेस रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। इसी तरह देखो इधर जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो ये वैसे हमेशा मोर रिएक्टिव से इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स लेस रिएक्टिव। अब लैंप ऑन तो दोनों में होगा क्योंकि दोनों डिफरेंट मेटल्स के, यहाँ मैग्नीशियम कॉपर है, यहाँ जिंक कॉपर है,
तो लैंप तो ये भी ऑन होगा और लैंप ये वाला भी ऑन होगा, क्योंकि जब डिफरेंस ऑफ रिएक्टिविटी हो तो लैंप तो ऑन होते हैं। लेकिन मुझे एक बात ये बताइए कि कौन सा ब्राइटर होना चाहिए। उसके लिए फिर वो थर्ड फैक्ट कि देखिए, अब हम यूं बना लेते हैं, यहाँ 3 मटेरियल्स है ना, एक सॉरी इसमें मैग्नीशियम है, एक कॉपर है, एक जिंक है और एक कॉपर है। तो आप जरा रिएक्टिविटी सीरीज में इनकी लोकेशनिंग देखते हैं। अब देखो, अगर मैं मिसाल के तौर पे रिएक्टिविटी सीरीज को आपके सामने यूं लिखूं कि नेपच्यून लाइकली कैन मेक ऑल केयरलेस सीलस फिशरमैन टू सेल प्लेस हेडॉक एंड कॉड फॉर मेनली इज मर्करी सिल्वर एंड गोल्ड। अब देखो, इसमें मैग्नीशियम यहाँ है, जिंक यहाँ है और कॉपर यहाँ है। तो पहले वाले केस में जरा ये देखिए कि आपको मैग्नीशियम एंड कॉपर दिया हो, तो मुझे ये बताएं कि मैग्नीशियम एंड कॉपर में, मैग्नीशियम और ये कॉपर आपके पास यार, तो मैग्नीशियम एंड कॉपर में ये आपके पास मैग्नीशियम और कॉपर का डिफरेंस है और यहाँ पे ये जिंक एंड कॉपर का डिफरेंस। तो जरा वैसे बताइए कि मैग्नीशियम और कॉपर, जिंक एंड कॉपर, ज्यादा डिफरेंस कहां पे है। देखिए, इधर इन दोनों में देयर इज अ ग्रेटर डिफरेंस ऑफ रिएक्टिविटी, इन दोनों में ग्रेटर डिफरेंस ऑफ रिएक्टिविटी है और इधर लेसर डिफरेंस ऑफ रिएक्टिविटी है। तो जहां ग्रेटर डिफरेंस ऑफ रिएक्टिविटी होगा, ग्रेटर डिफरेंस ऑफ रिएक्टिविटी होगा, वो वाला लैम्प ब्राइटली जलेगा। क्योंकि देखें ना, इनमें इनकी रिएक्टिविटीज में फर्क ज्यादा है, तो फिर इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो करेंगे, ये एज अ फैक्ट जहन में रखना है। तो मैग्नीशियम और कॉपर वाला जो लैंप 1 है, दिस लैंप विल बी ब्राइटर, ये ज्यादा ब्राइटर जलेगा। और ये जो जिंक और कॉपर में चूंकि रिएक्टिविटी का गैप थोड़ा है, तो ये लैंप कंपैरेटिवली डिमर होगा। ठीक है, चल रहा होगा बट कंपेयर टू लैंप ये वाला, ये ब्राइटर लैंप जलेगा। और ये जो जिंक और कॉपर वाले केस में लैंप है, ये थोड़ा डिमली, यानी थोड़ा डिम हो कंपेयर टू लैंप 1। ठीक है, अच्छा, अब ये बात जहन में रखकर, तो आसान बातें देखिए, हम सब पढ़ा हुआ है, बस सिर्फ आपको एक छोटा सा पॉइंट बता रहा था। अब एक एक और भी केस जरा जहन में रख लो, कई दफा ये एमसीक्यूज में भी बात आ जाती है या थ्योरी में भी पूछ ले तो पता होना चाहिए। अब फर्ज करो अगर ऐसे ये सारा सेटअप बिल्कुल सही यूं दिया हुआ, ठीक है। अब ये भी बात एक नोटेबल जहन में रख लीजिएगा कि सपोज दिस इज मैग्नीशियम का रॉड एंड दिस इज जिंक का रॉड। अब मेटल्स के रॉड्स तो डिफरेंट रिएक्टिविटी वाले हैं, तो मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव लैंप्स इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, लैंप ऑन होगा। बट अगर मैं आपको ये कह दूं कि यहां नीचे हमने एथेनॉल पुट किया हुआ है, यानी अब जरा मुझे बताओ, वैसे अगर नीचे इलेक्ट्रोलाइट में कुछ ऐसी चीज हो, एथेनॉल सपोज, तो क्या अब भी लैंप ऑन होगा? यस और नो? याद रखिए बच्चों, तब भी ये लैंप स्विच्ड ऑफ ही रहेगा। क्यों स्विच्ड ऑफ रहेगा? क्योंकि एथेनॉल एक ऐसा मटेरियल है जो कोवलेंट है। एथेनॉल C2H5OH है ना, सारे नॉन मेटल आपस में जुड़े हुए। तो एथेनॉल तो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, दिस इज अ कोवलेंट कंपाउंड। और कोवलेंट कंपाउंड्स एक्सेप्ट फॉर एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो हम इसमें ये लिखेंगे कि एथेनॉल डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके लिए देखो, नीचे एक ऐसी चीज का होना भी, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट के रॉड्स डिफरेंट मेटल्स के बने में हो, नीचे
इलेक्ट्रोड्स भी तो, सॉरी, इलेक्ट्रोलाइट भी तो एक ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता हो। तो एथेनॉल डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो एथेनॉल चूंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, सो इट विल नॉट स्विच ऑन द लैम्प। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट का भी कंडक्टिंग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बात सबको क्यों जी? तो बस इतनी सी कहानी आपने फॉर द फ्यूल सेल जहन में रखनी है। जरा यस करो, सबको क्लियर हो गया यहां तक? चलिए अब आते हैं फ्लेम टेस्ट के कलर्स को याद करने के लिए। तो अब देखिए, तो द थर्ड टॉपिक इज अबाउट फ्लेम टेस्ट्स। अब देखिए, ये फ्लेम टेस्ट्स क्या होते हैं? देखो यार, आप लोगों ने अब तक जी मैं करता हूँ, वैसे वो इलेक्ट्रोलिसिस का चैप्टर अभी भी यूट्यूब पे अपलोडेड है, तो वहां से आप यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए जाके। उस पर पूरा ना मैंने इलेक्ट्रोलिसिस का चैप्टर, हाँ वो स्टार्ट का था, थोड़ा सा था। चलो मैं एक मिनट आता हूँ। देखिए बच्चों, फ्लेम टेस्ट जो थे, ये वैसे कुछ थोड़े से 4-5 कलर्स हैं जो आपने याद रखने हैं। ठीक है, अच्छा, अब जरा मुझे एक बात ये बताओ। देखिए फ्लेम टेस्ट क्या होते हैं? जैसे आप लोगों ने किसी गैस को पहचानने का एक टेस्ट पढ़ा हुआ है। हाइड्रोजन गैस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ऑक्सीजन को कैसे, सल्फर डाइऑक्साइड के 2 टेस्ट, अमोनिया के 2 टेस्ट, मुख्तलिफ चीजों को आइडेंटिफाई करने के टेस्ट पढ़े थे। फिर आपने एक और चीज पढ़ी थी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस, कि यार किसी कंपाउंड में कौन कौन सी आयंस मौजूद हैं। अगर आपने ये जानना हो तो उसके लिए याद है, फिर कैटाइन का टेस्ट करते हैं, फिर एनाइन का टेस्ट करते हैं। कैटाइन की टेस्टिंग के लिए एक्वस NaOH का रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं पहले, फिर एक्वस अमोनिया का रिएजेंट यूज करते हैं फॉर कंफर्मेशन। और एनाइंस के लिए हर केस में अलग अलग एक रिएजेंट इस्तेमाल होता है, याद है? तो ये बातें हमने इस तरह से ये पढ़ी थी। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि इधर देखो जरा, इधर देखें। अब फ्लेम टेस्ट में करना क्या है? देखिए यार, अगर आप ये जानना चाहते हो फ्लेम टेस्ट का पर्पस क्या होता है, जरा अब ये देखेंगे। एक नोट लिखते हैं ऐसे कि देखिए, इफ वी वांट टू नो दैट अ कंपाउंड, कोई कंपाउंड है, अ कंपाउंड कंटेन्स लिथियम, ठीक है, या सोडियम, या पोटेशियम, या कैल्शियम, अभी आपके कोर्स की बात सिर्फ बता रहा हूं, या बेरियम, या कॉपर 2+। अगर आप जानना चाहते हो कि देखिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अ कंपाउंड कंटेन्स लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, बेरियम आयन, या कॉपर आयन, यानी देखिए कंपाउंड में तो 2 चीजें होती है ना, कैटाइन भी होता है और एनाइन भी होता है। पर अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है और उसमें लिथियम का एलिमेंट मौजूद है कि नहीं, या सोडियम का एलिमेंट मौजूद है कि नहीं, या पोटेशियम का एलिमेंट मौजूद है कि नहीं, तो हर
इसको चेक करने के लिए, इस बात को चेक करने के लिए एक तरीका है जिसको फ्लेम टेस्ट का खिताब दिया जाता है। अब होता क्या है, जरा देखो, आसान सी एक बात है। तो इफ यू वांट टू नो दैट अ कंपाउंड कंटेन्स लिथियम, पोटेशियम, बेरियम और कॉपर 2 आयंस, ये कॉपर 2+ वाला है, 1 का टेस्ट नहीं है कोर्स में। तो इफ यू वांट टू नो कि एक कंपाउंड में ये आयंस हैं, तो देन वी विल डू द फ्लेम टेस्ट्स। हम उसके फ्लेम टेस्ट्स को परफॉर्म करेंगे, ठीक है जी। देन वी विल डू द फ्लेम टेस्ट्स। अच्छा, अब फ्लेम टेस्ट्स क्या चीज है, जरा देखो। तो अगर आप जानना चाहते हो कि एक कंपाउंड में ये वाली आयंस मौजूद हैं, तो आपने फ्लेम टेस्ट परफॉर्म करना, ठीक है। देन विल डू द फ्लेम टेस्ट। तो अब फ्लेम टेस्ट क्या होता है, देखो, सबसे पहले एक सिचुएशन सिंपल सी याद रखो। फर्ज करो यू आर गिवन अ सॉलिड पाउडर्ड कंपाउंड, सपोज आपको एक सॉलिड पाउडर्ड कंपाउंड एक्स दिया हुआ, ठीक है। अब आपको एक सॉलिड कंपाउंड एक्स दिया हुआ, यू हैव टू टेस्ट which cation is present in that compound। आप क्या करोगे कि अगर आपने ये जानना हो कि उसमें कौन सा जो कंपाउंड वो मौजूद है, सॉरी, कौन सा कैटाइन, बट वो आपको इन्हीं में से कोई ना कोई कैटाइन पूछेगा, ठीक है, जो मैंने ऊपर बताया, मैं इनके अलावा नहीं। तो आप इसके लिए क्या करोगे फिर, हाउ विल यू टेस्ट कि कौन सा कैटाइन इसके अंदर मौजूद है। तो देखिए, उसको करने के लिए, कैटाइन को टेस्ट करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा। तो द पॉइंट दैट यू डू इज, अब जरा एक मिनट इसको हम याद रखते हैं बस। तो फर्ज करो आपके पास ऐसे एक कंपाउंड एक्स है, ठीक है, और आपने ये जानना है कि इसमें कौन सा वाला, इस कंपाउंड एक्स में कौन सा कैटाइन पड़ा हुआ, ठीक है। कैटाइन पहचान, एनाइन नहीं पहचानना, वो तो आयंस के थ्रू, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस के थ्रू हमने पढ़ा हो, ठीक है। आपने इसके थ्रू ये बात पहचाननी। तो मुझे ये बताओ कि कंपाउंड एक्स में कैटाइन कैसे मालूम किया जाए। बहुत आसान तरीका है। आपने करना ये है कि देखिए, उसके लिए ना आपने एक बंसन बर्नर, आपको पता है बंसन बर्नर, हमने वो लैब एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में ऐसे देखा था कि जो केमिस्ट्री लैब में बर्नर सा होता है, इसको हम बंसन बर्नर कहते हैं। देखिए, अब इस बर्नर का अपना फ्लेम कलर तो कुछ भी हो, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस इस केस में, कि इस बंसन बर्नर का ये जो अपना फ्लेम है, इसका जो भी रंग है, आपने ये देखना है कि देखिए अब करते क्या है कि आप एक एक वायर के ऊपर, एक तार को इस कंपाउंड में डिप करोगे, या चलें अगर हम इसको ऐसे डिप ना भी करें, तो उस सॉलिड कंपाउंड का, उस कंपाउंड एक्स का पीस आप ऐसे इस फ्लेम के ऊपर पकड़ो। मिसाल, उस कंपाउंड एक्स का पीस आप उस जो है फ्लेम के ऊपर रखो, तो क्या होगा, ये कंपाउंड एक्स का, आपने जब वो पीस या पाउडर का थोड़ा सा अमाउंट इस तरह से इसके ऊपर फ्लेम पे ऊपर रख के इसको बर्न करना शुरू किया, तो मुझे एक बात बताओ, जब इसे बर्न करना शुरू करोगे, तो ये जो फ्लेम है, व्हेन इट विल बी बर्निंग दिस कंपाउंड एक्स, तो इस फ्लेम का एक मुख्तलिफ रंग निकल आए। हर कैटाइन की प्रेजेंस एक अलग अलग फ्लेम को रंग देगी। क्यों देगी, ये कोर्स में बात
नहीं है फिलहाल, सिर्फ कलर्स याद करने आप। इसका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आता है कि जी फलाने आयन के केस में फ्लेम का कलर क्या होगा, या द फ्लेम विल बर्न विद विच कलर, इस टाइप के सवाल आते हैं। तो अब अगर देखो इस कंपाउंड एक्स में, अब जरा देखिए कि इफ कंपाउंड एक्स कंटेन्स, जरा भी ये कलर्स बस याद रखने, इफ कंपाउंड एक्स कंटेन्स लिथियम का एलिमेंट, तो फ्लेम का कलर क्या होगा। मैं इधर उस कैटाइन की बात कर लेता हूं, वो जो मेटल आयन है, ठीक है, और इधर उसके फ्लेम का कलर मैं यहां लिख देता हूं। तो होता यह है कि जब आप लिथियम आयन को देखिए, लिथियम आयन को, कैटाइन का लिथियम आयन अगर इस कंपाउंड एक्स में, देखिए इस कंपाउंड एक्स का थोड़ा सा हमने पीस इस तरह से इस फ्लेम पे बर्न करवाया, अगर इस कंपाउंड एक्स में लिथियम आयन पड़ा हुआ, एनाइन भी कोई ना कोई होगा तभी तो पूरा कंपाउंड बनेगा ना, बट हम इसमें सिर्फ उस मेटल का आयन चेक कर रहे हैं। तो अगर उस कंपाउंड एक्स में लिथियम का आयन पड़ा हुआ, तो डज एनीबडी नो कि उस केस में ये जो कंपाउंड है या इस फ्लेम का रंग है, ये फ्लेम किस कलर से बर्न होना शुरू हो जाएगी। अब याद रखिए कि लिथियम के केस में फ्लेम का कलर ये रेड कलर की फ्लेम हो जाएगी, प्योर रेड कलर की फ्लेम इसमें ऐसे आएगी। तो जैसे ही उस कंपाउंड एक्स का मेटल पीस आपने ऐसे सपोज फ्लेम के पास रखा, तो ये फ्लेम अपना इसका रंग जो भी था, तो ये ऐसे रेड कलर की फ्लेम से, देखिए जैसे ये मिसाल के तौर पे ये ऐसे रेड कलर की फ्लेम से इस फ्लेम का रंग लाल हो जाए, ये निशानी होगी कि अगर फ्लेम का कलर रेड हो गया तो हम समझ जाएंगे कि इस कंपाउंड एक्स में लिथियम का कैटाइन मौजूद है। अब ये रंग याद रखने हैं बस, जैसे तो आप कलर्स वाली जो रिवीजन शीट बनवाई भी है उस पे जरा आप फिर इसको ये कर देंगे। अब जरा बताइए, अगर इस कंपाउंड एक्स में, इस कंपाउंड एक्स में अगर इफ इट कंटेन्स, तो एक तो ये लिथियम आयन हो गई, अब अगर इसमें मौजूद हुई सोडियम की आयन, सोडियम आयन, तो क्या रंग होना चाहिए, डज एनीबडी नो। सोडियम के केस में याद रखिए इस फ्लेम का कलर येलो हो जाए, यानी अगर इस कंपाउंड एक्स में सोडियम का एलिमेंट मौजूद हुआ, इस सॉलिड कंपाउंड एक्स में अगर सोडियम का एलिमेंट मौजूद हुआ, तो आप जब इसे बर्न करवाओगे तो इस फ्लेम का कलर, देखिए ये सोडियम के केस में, सोडियम के केस में एकदम ये जो फ्लेम है बंसन बर्नर की, ये ऐसे येलो रंग की फ्लेम बर्न होना आपको दिखाई देगी। तो अगर फ्लेम येलो रंग से बर्न होना शुरू हो जाए या फ्लेम का रंग येलो हो जाए, तो हम समझ जाएंगे कि इस कंपाउंड एक्स में सोडियम का मेटल आयन मौजूद है। भाई ये फ्लेम टेस्ट है जी, कोई इतनी साइंस नहीं थी। तो सोडियम के केस में येलो कलर आएगा। पोटेशियम आयन अगर मौजूद हुई, अगर इस कंपाउंड एक्स में पोटेशियम आयन मौजूद हुई, तो फिर पता है कौन सा रंग होगा। पोटेशियम आयन मौजूद हुई तो फिर इसका लाइलैक कलर होगा। लाइलैक बोलते हैं, थोड़ा पर्पलिश सा रंग होता है ये। तो पोटेशियम अगर इस कंपाउंड में, देखिए इस कंपाउंड एक्स में, अगर इस कंपाउंड एक्स में आपको पोटेशियम की आयन पड़ी हुई मिली, तो फिर इस फ्लेम का रंग लाइलैक, लाइलैक बोलते हैं थोड़ा पर्पलिश कलर, बट आपने इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। इसी तरह अगर उसमें कैल्शियम की आयन होगी, अब तो समझ आ गई है ना, अगर उस वो कंपाउंड एक्स कैल्शियम का कंपाउंड है, तो कैल्शियम के केस में इसका फ्लेम का रंग ऑरेंज रेड होगा।
ऑरेंज रेड, यानी रेडिश ऑरेंज, ऑरेंजिश रेड, इस तरह का रंग होगा। ठीक है जी। अब अगर उसमें बेरियम का आयन हुआ, यानी अगर वो कंपाउंड एक्स बेरियम वाला कंपाउंड हुआ, तो फिर वो फ्लेम का कलर लाइट ग्रीन कलर आ जाएगा। ठीक है। और अगर उसमें कॉपर 2+ वाला हुआ, ये ध्यान में रखिए, 1+ का नहीं कलर याद करना, कॉपर 2+ वाला कलर हुआ तो उसका ऐसे ब्लू ग्रीन किस्म की फ्लेम का कलर आपको दिखाई देगा। ठीक है, ब्लूइश ग्रीनिश टाइप, ये कलर इसका ऐसा होना चाहिए। क्लियर? क्यों जी? तो आपने लिथियम का कलर, सोडियम का कलर, पोटेशियम का कलर, कैल्शियम का कलर, बेरियम और कॉपर, बस ये कलर्स आपने अब याद रखें कि देखो, लिथियम, अगर उस कंपाउंड एक्स में लिथियम मौजूद होगा तो उस सॉलिड पीस ऑफ कंपाउंड को जब बर्न कराओगे फ्लेम पे रख के, तो फ्लेम का रंग एकदम रेडिश अपेयर हो जाए। सोडियम होगा अगर उसमें, तो फ्लेम येलो रंग से बर्न करेगी। पोटेशियम हुआ तो फ्लेम लाइलैक कलर से बर्न करेगी। कैल्शियम हुआ तो ऑरेंज रेड रंग की फ्लेम होगी। बेरियम हुआ तो लाइट ग्रीन, और कॉपर 2 हुआ तो ब्लू ग्रीन आ जाए। ये बस इस पूरे फ्लेम टेस्ट की ऐसी स्टोरी। क्यों जी? सबको समझ में आ गई ये बात? जरा यस करो। ठीक है। तो ये वो कलर्स की रिविजन शीट के ऊपर इन रंगों को भी लिखकर फिर थोड़ा सा जरा याद रखते जा। ठीक है जी। अच्छा, अब एक वैसे मुझे जरा एक चीज याद करवाइए। चले, इन केस वैसे मुझे एक आधा इस तरह का कलर याद आ गया। तो ये तो 3 टॉपिक छोटे छोटे थे, एक फ्लेम टेस्ट, एक फ्यूल सेल और एक डिफ्यूजन का। एक और चीज वैसे याद रखिए कि कॉपर 2 कार्बोनेट, आपको ये कलर मैंने नोट्स में लिखवाया हुआ है ना, कॉपर 2 कार्बोनेट, कॉपर 2 सल्फेट के हाइड्रेटेड एनहाइड्रस क्रिस्टल सोल्यूशन का रंग, कोबाल्ट 2 क्लोराइड, पानी डालें हटाएं, ये सारे कलर्स तो हमने देखे हैं। कॉपर 2 ऑक्साइड का रंग देखा हुआ है, अकेला कॉपर का रंग देखा हुआ है। अगर आप वैसे देखो ना, तो सॉलिड कॉपर 2 कार्बोनेट, देखिए सॉलिड कॉपर 2 कार्बोनेट इज CuCO3। वैसे इसका कलर याद रख लीजिए कि कॉपर 2 कार्बोनेट जो है, ये भी एक ग्रीन सॉलिड होता है। ये वैसे एक अलग सी बात है, फ्लेम टेस्ट के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। तो ये मैं वैसे बता रहा हूँ कि सॉलिड कॉपर 2 कार्बोनेट का रंग ये ग्रीन कलर का सॉलिड होता है। पूछ सकता है ना कि जैसे वो सवाल पूछता है कि राइट डाउन द अपीयरेंस ऑफ एस्टेटीन, क्लोरीन, फ्लोरीन वगैरह वगैरह, तो उसी तरह अपीयरेंस ऑफ कॉपर 2 कार्बोनेट भी, ये भी कलर्स वाली शीट पे आप इसको लिख लो। ठीक है। अच्छा, एक चीज वैसे मुझे जरा याद आ गई कि हम लोगों ने एक और बात भी याद है, एक टॉपिक पढ़ा था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस। और उसमें मैंने आपको सारे आयंस के जो पीपीटीज प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, उनके कलर्स याद करवाए थे ना। इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस में ना एक छोटा सा टॉपिक था, आयनिक इक्वेशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पीपीटीज। या तो ये वो वाला टॉपिक था व्हिच वी हैव ऑलरेडी डन। दिस इज बेसिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस के चैप्टर में से एक, वैसे एक रिकॉल के लिए कर रहा हूँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयनिक इक्वेशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पीपीटीज। अब मेरा सवाल ये आपसे कि देखिए, आपने जो पढ़ा था याद है सबसे पहले कि अगर एक सोल्यूशन में जिंक आयंस मौजूद हों, ये बात आपको याद है ना कि इफ अ सोल्यूशन कंटेन्स
वो पूरा चैप्टर आपको बताया था, अब उसको मैं डायरेक्ट बस सिर्फ इस पार्ट पे ला रहा हूँ। इफ अ सोल्यूशन कंटेन्स जिंक आयंस, तो आप याद है अगर एक सोल्यूशन में जिंक आयंस मौजूद हों तो आप उसमें जब, जरा ये देखिएगा कि व्हेन वी ऐड aqueous sodium hydroxide for identifying the cation, तो याद है क्या कलर बनता था फॉर आइडेंटिफाइंग द कैटाइन? यस, जब उस सोल्यूशन में अगर जिंक की आयंस मौजूद होंगी, याद है ना हमने इसको ऐसे पढ़ा था, मैं वैसे ये सारा रिकॉल दे रहा हूं यार, ये किया हुआ है, कुछ नया नहीं है। अगर इस सोल्यूशन में जिंक की आयंस मौजूद होती, ऑब्वियसली जिंक के कैटाइन के साथ साथ इसमें कोई एनाइन भी मौजूद होगा, और उसका कलर और रिएजेंट वो तो एनाइंस के टेस्ट में पढ़ा था। बट अगर हमने ये जानना हो कि इस सोल्यूशन में जिंक आयन है कि नहीं, तो याद है आप इसमें डालते थे पहले स्टेप में इक्वल वॉल्यूम ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। याद है, जैसे ही इसमें आप इक्वल वॉल्यूम यानी जितना सोल्यूशन लिया था उतना ही वॉल्यूम जब आप NaOH का रिएजेंट डालते हो, याद है, तो इसमें अंदर एक प्रेसिपिटेट, एक सॉलिड रिएक्शन, दोनों ये NaOH और ये जो जिंक आयंस वाला सोल्यूशन है ये आपस में रिएक्ट हुआ होगा, और इधर एक प्रेसिपिटेट सॉलिड फॉर्म हुआ होगा। तो जिंक के केस में ये पीपीटी किस कलर का होगा? याद है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, यानी अगर वाकई इस सोल्यूशन में जिंक आयंस मौजूद हुई तो NaOH डालने से इधर एकदम एक सफेद रंग का सॉलिड प्रेसिपिटेट जिसको कहते हैं वो फॉर्म होगा। आपको अक्सर याद है 1 मार्क या 2 मार्क 3 मार्क का सवाल कहता है कि राइट डाउन द आयनिक इक्वेशन, write down the ionic equation for this reaction, ionic equation for this reaction। तो ionic equation for this reaction आप कैसे लिखोगे, या ionic equation for the formation of this PPT? अच्छा, आपको ये बात तो मैंने टेक्निक में बताई थी, याद है, शॉर्टकट में, कि जिंक आयन पॉजिटिव आयन है ना, तो जब ये NaOH अंदर आके इसके साथ रिएक्ट हुआ होगा, तो जरा बताओ इसका क्विक तरीका क्या बताया था कि जिंक का कैटाइन NaOH के सोडियम आयन से जुड़ा होगा या हाइड्रो ऑक्साइड आयन से? बिल्कुल, देखिए ये कैटाइन है ना 2+, तो ये तो एनाइन के साथ ही जुड़ा होगा और अंदर फॉर्म हुआ होगा जिंक हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये व्हाइट पीपीटी किसका था? ये अंदर जिंक हाइड्रो ऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म होता है जिसका व्हाइट कलर होता है, याद है। तो इसकी आयनिक इक्वेशन लिखने का क्विक तरीका देखिए, वो पूरा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपली यहां से कैटाइन जिंक को लेना है और एनाइन OH को लेना है। तो यहां पे इसका मतलब है कि जिंक 2+ और साथ इसके OH 1-, ये दोनों जिंक आयंस और OH आयंस ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और ये फॉर्म करेगा जिंक हाइड्रो ऑक्साइड का सॉलिड। यानी देखिए, जिंक आयंस एंड OH आयंस विल फॉर्म जिंक हाइड्रो ऑक्साइड। डायरेक्ट आप इसकी आयनिक इक्वेशन यूं बनाओ, याद आया? अब ये किया हुआ है, पर वैसे ही मुझे याद आया तो मैंने कहा चलो यार ये भी जरा रिफ्रेश कर लेते हैं बात, इन केस किसी को भूली हो तो जहन में आ जाए। तो इस तरह से आपको
अच्छा हाँ, अब इसको बैलेंस भी तो करना है ना। तो जिंक आयंस, एक्चुअली हम उसको ये स्टोरी आयनिक में सुना रहे हैं कि यार इस सोल्यूशन के जिंक आयंस जाकर इस रिएजेंट के OH आयन से जुड़े होंगे, और सॉल्युबिलिटी रूल लगाओ तो वाकई जिंक हाइड्रोक्साइड एक इनसॉल्युबल सॉलिड है। अब आयनिक इक्वेशन भी तो स्टेट सिंबल्स और बैलेंसिंग सब होनी चाहिए। तो जिंक हाइड्रोक्साइड तो सॉलिड है, ये आयंस एक्वस हैं, बट इधर देख रहे हो OH के गिर्द 2 लगा हुआ है, तो इक्वेशन बैलेंस होने के लिए आप इसके साथ 2 लगाओगे। तो एग्जाम में आयनिक इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पीपीटीज डायरेक्ट ऐसे करके लिखो, ठीक है जी। इसी तरह देखिए, अगर उस सोल्यूशन में, मिसाल के तौर पे उस सोल्यूशन में कैल्शियम आयंस होती, तो कैल्शियम आयंस की एक्वस फॉर्म से, तो कैल्शियम आयंस अगर उस सोल्यूशन में होती तो वो NaOH के OH आयंस से जाके जुड़ती और यहां बनता कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का, ऐसे करके ये उसकी, और यही वो वाइट पीपीटी इसका बनना था, ठीक है, ये वाइट पीपीटी इसका बनना था। सिमिलरली अगर उसमें एल्यूमिनियम होते, एल्यूमिनियम आयंस हो सोल्यूशन के अंदर, एल्यूमिनियम आयंस हो तो वो NaOH के OH आयंस से जुड़ेंगी और एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड AlOH होल थ्राइस सॉलिड। अब इस पीपीटी का कलर भी याद है, तो अगर सोल्यूशन में एल्यूमिनियम आयंस हुई तो वो OH आयंस ऑफ NaOH के OH पोर्शन से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। और ये भी याद है WWW, यानी पहले तीनों, ये व्हाइट पीपीटी होता है, इस एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड का रंग व्हाइट होता है। तो देखो, कभी इन इन कंपाउंड्स के कलर्स पूछे तो याद रहेगा ना कि हमने आइडेंटिफिकेशंस वाले टॉपिक में किया हुआ है। जी बिल्कुल, और ये भी मैंने बताया था कि सिर्फ इस चैप्टर में हम कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को सॉलिड मानते हैं, क्योंकि एक्चुअली ना इसमें से सफेद सफेद धारियां सी बनती हैं। वो पूरी इस चैप्टर में मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, सही कह रहे हो। बाकी जहां भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूछे पूरी केमिस्ट्री में, कॉल इट एक्वस, जनरली एक्वस है ये। अच्छा, इसी तरह याद है जिंक कैल्शियम एल्यूमिनियम, अगर कॉपर 2+ हो, अगर सोल्यूशन में कॉपर आयंस हो, तो याद है वो OH आयंस से जुड़कर, NaOH के OH आयंस से जुड़कर कॉपर 2 हाइड्रो ऑक्साइड का सॉलिड नहीं बनेगा। तो ये इधर एल्यूमिनियम वाले केस में 3 लग जाएगा, यहां 2 लग जाएगा। ये याद है किस रंग का पीपीटी होता था, ये ब्लू प्रेसिपिटेट होता था। तो एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड यूज टू बी अ वाइट पीपीटी, तो इनके कलर्स भी इस बहाने हमें याद हो जाएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी पूछे तो ये एक वाइट कलर का पीपीटी है, और जिंक हाइड्रो ऑक्साइड भी एक वाइट पीपीटी है। तो ये इनकी आयनिक इक्वेशंस, और इसी बहाने इनका हमने ये भी देख लिया। क्या ख्याल है? अब जरा देखो इधर कि यहां पे जब हमने ऐसे इसको कर लिया था तो उसके बाद कौन से आयंस रह गए। तो कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड का तो ये ब्लू पीपीटी आ गया। फिर याद है अगर सोल्यूशन में Fe2 आयंस मौजूद हों, तो ये Fe2 आयंस OH के साथ कंबाइन होकर FeOH होल ट्वाइस, ये भी एक सॉलिड पीपीटी है, यहाँ 2 लग जाएगा। तो ये मैं इसकी डायरेक्ट आयनिक इक्वेशंस के ऊपर आ रहा हूं जी। मैं एक मिनट आता हूं उसमें। अब ये Fe2H आयरन 2 हाइड्रोक्साइड का याद है क्या कलर होता था, ये वो डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट होता है। ये अक्सर मार्क्स स्कीम में सिर्फ ग्रीन कलर लिखेगा, आप वैसे डर्टी ग्रीन याद रखने के लिए कर, तो याद है ये डर्टी ग्रीन पीपीटी बनता है। और अगर किसी सोल्यूशन में Fe3 आयंस हो, तो वो OH पार्ट से NaOH के, जब ऊपर से NaOH डालोगे तो उसके OH आयन से कंबाइन होकर ये FeOH होल थ्राइस का सॉलिड ये बनेगा। अब ये होता है जिसको हम कहते हैं रेडिश ब्राउन। दिस इज रेडिश ब्राउन
पीपीटी, ये रेडिश ब्राउन पीपीटी होगा। बात समझ आई सबको? तो अब ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऐसे आ जाए, Fe और OH साथ रेडिश ब्राउन पीपीटी होगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए, इसी में याद है हमने एक क्रोमियम का भी, कि अगर एक सोल्यूशन में क्रोमियम आयंस हो और ऊपर से आप OH आयंस डालोगे, तो इसको बैलेंस भी हम यू कर लेते हैं 3 लगा के, तो ये बनेगा CrOH होल थ्राइस। ये भी सॉलिड है तो यहाँ 3 लग जाएगा। अच्छा, ये क्रोमियम 3 हाइड्रो ऑक्साइड का रंग याद है क्या था? जरा बताना कोई, क्या बताया था उस लेक्चर में कि इनका, इसका कलर क्या होता है? ये ग्रे ग्रीन पीपीटी था, याद है? क्रोमियम 3 हाइड्रोक्साइड यूज्ड टू बी अ ग्रे ग्रीन। अच्छा, इसी तरह से अब एक क्विक सा रिकॉल मैं आपको एनाइंस का भी दे दूं, कि एनाइंस की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में आपको याद है, अगर आप जानना चाहते हो कि एक सोल्यूशन में एनाइन, अब ये सपोज एक सोल्यूशन एक्स है और आपने ये जानना है कि इस सोल्यूशन एक्स में एनाइन कौन सा है। कैटाइन तो पहचानने का पूरा प्रोसीजर याद है, एनाइन पहचानना है, तो हर एनाइन के लिए याद है इसमें एक डिफरेंट, फॉर एवरी एनाइन आप ऊपर से एक डिफरेंट केमिकल या रिएजेंट ऐड करते हो। डिफरेंट रिएजेंट इज एडेड फॉर डिफरेंट एनाइंस। कैटाइंस के लिए तो फिक्स था ना कि ऊपर से एक्वस NaOH डालो और कंफर्मेशन के लिए एक्वस अमोनिया डालो। एक्वस अमोनिया के केस में जो पीपीटीज के कंपाउंड्स फॉर्मूलाज बनते हैं या आयनिक, वो नहीं पूछेगा। तो आप ये देखो कि अगर हम यूं डालें, अच्छा अब फर्ज करो अगर इस सोल्यूशन एक्स में, पहले ट्राई करते हैं अगर क्लोराइड आयंस मौजूद हों, तो क्लोराइड के लिए याद है आप कौन सा रिएजेंट डालते हो? इफ यू वांट टू चेक कि इसमें क्लोराइड आयंस मौजूद हैं इस सोल्यूशन में, तो क्लोराइड आयंस के लिए आप ऊपर से ऐड करते हो एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। याद है, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हो। तो अब वैसे एक बात याद करो कि ये क्लोराइड आयंस नेगेटिव आयंस है ना, ऊपर से जब ये रिएजेंट डालोगे एक्वस सिल्वर नाइट्रेट, वो एसिडिफाई डाइल्यूट नाइट्रिक वाला तो एक प्रिकॉशन था टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेसेस, कार्बोनेट के ट्रेसेस, वो बात तो अलग थी। एक्वस सिल्वर नाइट्रेट असल रिएजेंट है जो आप डालो। अब मुझे ये बताओ कि सिल्वर का 1+ होता है, नाइट्रेट NO3 1- होता है, तो सोचो कि ये क्लोराइड आयंस जो इस सोल्यूशन में पड़े हुए, क्लोराइड आयंस नेगेटिव आयंस है ना, तो वो सिल्वर आयंस से जुड़ेंगे या नाइट्रेट आयंस से जुड़ेंगे? तो मुझे ये बताइए कि इसका मतलब ये हुआ सिल्वर आयंस से जुड़ेंगे ना, क्योंकि देखें ऑपोजिट आयंस जुड़ती हैं, क्लोराइड आयंस रिएजेंट के कैटायन से जुड़ेंगे। तो जैसे ये सिल्वर नाइट्रेट आप डालोगे, सिल्वर आयंस क्लोराइड आयंस के साथ जुड़कर यहां एक कंपाउंड बनाएंगी AgCl, सिल्वर क्लोराइड का। अब यही सिल्वर क्लोराइड, यही याद है वो व्हाइट पीपीटी नहीं बनता था अंदर, तो जैसे ही आप यहां से सिल्वर नाइट्रेट डालोगे तो इधर एक व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता था, वो व्हाइट पीपीटी सिल्वर क्लोराइड का था। तो इसकी आयनिक इक्वेशन डायरेक्ट आप ऐसे लिखोगे, ये याद है पूछी हुई है 2023 के पर्चे में भी थी, आई थिंक पीछे भी 2022 वगैरह में भी है, तो वैसे एक रिकॉल के तौर पे कर रहा हूँ, वी हैव डन इट। अच्छा, अगर इस सोल्यूशन में ब्रोमाइड आयंस हो, ब्रोमाइड आयंस हो तो याद है उस केस में आप क्या ऐड करते हो? एसिडिफाई विद नाइट्रिक के बाद एक्चुअल रिएजेंट, इसमें भी एक्वस सिल्वर नाइट्रेट ही डालते हो। तो अब गौर करो कि सिल्वर नाइट्रेट का ब्रोमाइड एनाइन है, तो ब्रोमाइड जाके जब ऊपर से सिल्वर नाइट्रेट डालोगे तो वो सिल्वर वाले पार्ट से ही जुड़ेगी ना,
तो फिर इसकी आयनिक इक्वेशन थी कि सिल्वर आयंस प्लस ये नाइट्रेट आयंस, सॉरी नाइट्रेट से नहीं जुड़ेगा, सिल्वर आयंस जुड़ेंगी ब्रोमाइड आयंस, तो ये बनेगा AgBr सॉलिड, AgBr सॉलिड बन जाएगा। अब ये एक बैलेंस आयनिक इक्वेशन, याद है यही AgBr, ये था वो पेल येलो प्रेसिपिटेट का रंग। तो इसी बहाने आपसे कभी पूछे कि व्हाट इज द कलर ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, तो आप बोलोगे पेल येलो। सिल्वर क्लोराइड ये व्हाइट कलर। और अगर आप मिसाल के तौर पे इस सोल्यूशन में आयोडाइड आयंस हो, तो याद है फिर ऊपर से रिएजेंट आप एसिडिफाई विद नाइट्रिक के बाद इसमें लेड नाइट्रेट आप ऐड करते हो, एक्वस लेड नाइट्रेट। तो आयोडाइड आयंस लेड की 2 पॉजिटिव आयन से जुड़ेंगी ना, तो जब आप इसमें वो डालोगे तो इधर एक पीपीटी बनता है ब्राइट येलो रंग का। याद है लेड आयंस would want to join with iodide ions, as a result ये लेड आयोडाइड का सॉलिड, यानी कि इसको हम ब्राइट येलो पीपीटी कहा करते थे, ठीक। तो इसकी आयनिक इक्वेशन ये होगी, देखो बैलेंस्ड भी है, स्टेट सिंबल्स वगैरह सारे। और एक और था कि अगर इसमें सल्फेट आयंस की प्रेजेंस चेक करनी हो, तो आप ऊपर से एसिडिफाई विद नाइट्रिक के बाद एक्वस बेरियम नाइट्रेट, याद है, या एक्वस बेरियम क्लोराइड, कोई एक इनमें आप यूज करते हो। तो अगेन देखो कि इसमें ये जो बेरियम आयंस हैं 2+, नाइट्रेट 1- है, ये 2+, ये 1- है, तो जो भी रिएजेंट डालो कोई एक सा डालना है। तो सल्फेट आयंस इस बेरियम आयंस से जुड़ेंगी ना जाके, तो आप ये देखिए कि बेरियम आयंस जाके जुड़ेंगी सल्फेट आयंस के साथ, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा बेरियम सल्फेट का सॉलिड। तो बेरियम सल्फेट का सॉलिड ये बन जाएगा। अभी ऑलरेडी एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो बेरियम सल्फेट ये याद रखिए एक व्हाइट प्रेसिपिटेट ऐसे करके ही आएगा, ठीक है। तो ये इनकी आयनिक इक्वेशंस थी जो हम लोगों ने ऐसे पढ़ा हुआ इसको, ठीक है। अच्छा, तो ये इस तरह से बस आप ये देखिए एक रिकॉल वो मांगना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस आयनिक कंपाउंड्स का। देखिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस आयनिक कंपाउंड्स के लिए हमें क्या करना चाहिए, जरा ये देखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस आयनिक कंपाउंड्स, एक काम ये करो कि देखो आपको बताया गया था कि मिसाल के तौर पे फर्ज करो अगर यू आर गिवन बेसिक्स तो इसकी पता नहीं, यू आर गिवन फर्ज कर लेते हैं एक्वस सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन। सपोज आपको एक्वस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन गिवन, ठीक है। मेरा आपसे पहला सवाल इसमें ये होगा कि राइट डाउन द टाइप्स ऑफ आयंस, write down the types of ions present, write down the types of ions present in the electrolyte। तो इस इलेक्ट्रोलाइट में टाइप्स ऑफ आयंस प्रेजेंट कौन कौन सी होंगी, तो ये तो आपको पता है कि ये एक्वस सोडियम क्लोराइड है, तो टाइप्स ऑफ आयंस इसमें सोडियम आयंस होंगी, क्लोराइड आयंस होंगी, चूंकि एक्वस है तो हम इनके बेस पे एक्वस लिखेंगे। और एक्वस के केस की वजह से देखिए सोडियम क्लोराइड की वजह से तो सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस होंगी, बट एक्वस के केस की वजह से एक्वस का मतलब है कि इसमें एच आयंस और ओ एच आयंस भी मौजूद होंगी। क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैंने आपको एक
एक रूल लिखवाया था कि अब कैथोड की तरफ ये दोनों कैटाइंस कैथोड की तरफ दौड़ी चली जाएंगी, लेकिन डिपॉजिट अल्टीमेटली कौन होगा? याद रखिए कि रूल था कि लेस रिएक्टिव cation will ultimately deposit on the cathode. तो कैथोड पे लेस रिएक्टिव इलेक्ट्रो जो कैटाइन है वही डिपॉजिट होता है। पूरी इलेक्ट्रोलिसिस में देखिए हर केस में यही बात थी। और दूसरा था कि एक्वस के केस में लेस रिएक्टिव एनाइन ही, तो कैटाइन भी लेस रिएक्टिव, anion be less reactive, anion will deposit on the anode. तो anion भी less reactive और cation भी less reactive। भाई ये रूल याद रखिए, जैसे उन बाकी लेक्चर्स में आपको बताया गया था ना किस केस में कौन डिपॉजिट होता है। तो अगर मैं इधर रिएक्शन एट द कैथोड की इक्वेशन पूछूं आपसे, हाफ इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एट द कैथोड, तो आप क्या लिखोगे? जरा देखिए, इसमें ये दोनों कैथोड की तरफ जाएंगी, सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयंस, लेकिन इनमें लेस रिएक्टिव कौन है? हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है ना। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन कैथोड की तरफ, कैथोड होता है वो इलेक्ट्रोड विच अट्रैक्ट्स द कैटाइंस, तो ये खुद नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है ना, ठीक है। तो एच आयंस जाकर, अब आपको ये पूरा बताया था उसमें पूरे लेक्चर में कि 1+ का मतलब है ये एक लूज करके बैठा हो, अगर वही वापस इसको गेन करवा लिया जाए तो इट विल क्रिएट एच का एटम। अब चूंकि हाइड्रोजन डायटॉमिक है तो आप 2 लगाकर इस पूरी इक्वेशन को बेसिकली N2 कर दो, ये इसकी फाइनल कैथोड की हाफ इक्वेशन बनेगी। और फिर रिएक्शन एट द एनोड कैसे होगा? अब रूल आपने बस याद रखना है कि कैथोड पे लेस रिएक्टिव कैटाइन, अब एनोड वो इलेक्ट्रोड है विच अट्रैक्ट्स द एनाइंस, तो ये खुद पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड होता है ना। अब जरा देखिए कि इन दोनों में से, देखिए क्लोराइड और OH में से कौन जो है वो डिपॉजिट होगा अल्टीमेटली? अट्रैक्ट तो दोनों होंगे, बट रिएक्टिविटी सीरीज के मुताबिक OH लेस रिएक्टिव है, तो OH आयन क्या करेगा कि देखिए यहां से 1- का मतलब है, इसकी इक्वेशन याद है OH की डायरेक्ट भी, अब फिर प्रैक्टिस कर करके हमने याद रख ली थी। OH 1- का मतलब है इसने एक गेन किया हो, वो ही हम इसमें से याद है वापस वो गेन्ड इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं, तो ये बनाता है दो प्रोडक्ट्स, O2 गैस प्लस H2O लिक्विड। तो एनोड पे एक्चुअली ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है, वाटर तो नीचे ही रह जाता, बट ये इसकी फाइनल शक्ल नहीं है। फाइनल शक्ल में आपको याद है कि देखो ये एक एटम ऑफ ऑक्सीजन है, इधर एक एटम है और यहाँ पे 2 और 1 टोटल 3 है। बट इस ऑड अमाउंट को बैलेंसिंग टेक्निक्स में हमने एक कोर्स वर्क में सीखा था कि इस ऑड ऑक्सीजन को आप यहाँ 2 लगाकर देखिए, ये 2 1s are 2 ऑक्सीजन एंड 2 4 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ भी 4 लगा लो, तो अब ये हो गया 4 1s are 4 और ये 2 और 2 4 हो गए, ठीक। बट अब अगर ऑक्सीजन 4 हुए तो हाइड्रोजन भी तो 4 हैं, तो ये 2 2s are 4 ही आ रहे हैं। बट मसला ये था, एक OH आयन लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, अब 4 OH आयंस हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करेंगे। जरा यस नो करो, समझ आ रहा है? और फिर हमने एक बात पढ़ी थी कि यार इस माइनस को थोड़ा सा जरा शक्ल वाइज इस तरफ हम इसको लेकर जाएंगे कि माइनस, वैसे तो ये इक्वेशन की भी शक्ल बिल्कुल सही है जो ऊपर ये मैंने बनाई है, बट ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे हैं ना माइनस वाले, इनको एरो के उस तरफ ले जाओ तो ये पॉजिटिव शक्ल में
ऐसे लिखे जाएंगे कि ये 4O2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। ये असली शक्ल आपसे जब भी लिखने को बोले तो फाइनली इस शक्ल को एनोड की इक्वेशन में ये लिखें। ठीक है जी। तो ये एक्वस इलेक्ट्रोलिसिस थी आयनिक कंपाउंड्स की। तो हर केस में एक एक रूल सिर्फ चेंज हो रहा था।